तो अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर संजीव कुमार आज एक नए अतिथि से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो हैं मनीषा जैन। मनीषा जैन हिंदी की प्रख्यात कवयित्री हैं और विभिन्न विधाओं में लिख रही। सबसे रुचिकर चीज ये है कि उन्होंने समालोचना में भी काम किया। देश की विभिन्न पत्रिकाओं में उनके आलेख छपते रहे हैं और कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया। वो स्वतंत्र लेखन के साथ साहित्य से जुड़ी हुई हैं और हमें ऐसा अनुभव है या हमारी कामना है कि वो इसी प्रकार रचना धर्मिता को जारी रखें और साहित्य में अपना अवदान देते रहें। स्वागत है मनीषा जी अनुस्वार मंच पर आपका। नमस्कार। धन्यवाद संजीव जी। मैं सबसे पहले तो अनुस्वार मंच का धन्यवाद करना चाहती हूँ, साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक अभिनंदन जी। इसे करना तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आज हम आपकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि आपने साहित्य में कितने प्रकार से काम किया है, कितने विधाओं में काम किया है और अपनी प्रतिभा के अनुसार आप कितनी स्लो चल रही हैं। आप अन्य कामों में जुड़ी रहती हैं और एक सक्षम लेखिका होकर के आपने अभी तक बहुत कम लिखा है, जब यह प्रकाशित कम हुआ, तो हम चाहेंगे कि इसकी गति थोड़ी बढ़े। जी धन्यवाद। बहरहाल साहित्यिक यात्रा के पड़ताल में पहला सवाल ये है कि आपकी लेखन प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई और किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? जी ऐसा है कि साहित्य तो हम पढ़ते ही रहे स्कूल कॉलेजों में। जब मैंने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, तो साहित्य तो हम पढ़ते ही रहे। और सबसे अच्छी बात थी बचपन में जो आजकल न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार आते हैं, उनके साथ पत्रिकाएं आती थी, सरिता, बच्चों की, नंदन, पराग, तो वो नियमित हमारे यहाँ आती थी। हफ्ते में कम से कम 8-10 पत्रिकाएं आती थी और हम सब भाई बहनों के बीच ये एक दौड़ चलती थी, कौन सबसे पहले लेगा और कौन पढ़ेगा सबसे पहले। चंपक, नंदन, पराग जी। तो उनको पढ़ के हमारा साहित्य का बेसिक वहीं से बना। फिर और ये बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी, बहुत इंटरेस्टिंग। जी जी, व्यंग भी था उसमें, लोटपोट होती थी, दीवाना होती थी। सरिता तो थोड़ा बड़े हो गए बच्चे तब की है, बचपन में तो हम सब हिंदी की किताबें पढ़ते थे, ये पत्रिकाएं जो आती थी। फिर ग्रेजुएशन के स्कूल के बाद थोड़ा बंद हो गई ये पत्रिकाएं निकलनी जी। फिर जो है वो कहते हैं ना भारतीय परिवारों में कि ग्रेजुएशन हो गया, बहुत पढ़ ली लड़की, अब इसकी शादी करो। तो ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई, उसके बाद फैमिली में थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गई। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तब सोचा मैं क्या, मतलब कहीं तो लाइन कोई ढूंढ रही थी कि मैं क्या करूं जी। एक खाली समय भी बहुत मिलता था जब बच्चे बड़े हो गए जी। तो फिर मैंने, आप यकीन मानेंगे और आप बहुत आश्चर्य लगेगा कि मेरा बेटा जब बहुत बड़ा हो गया, कम से कम 20 साल का हो गया वो जी, तब मैंने अपनी एमए के लिए फॉर्म भरा इग्नू से। ओ तो विलंब का कारण ये है, समझ में आया? ये है विलंब का कारण। तो फिर मैंने एमए किया 2 साल, फिर मैंने सोचा आगे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने नेट का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हो गया। फिर ये होती है ना, एक भूख लग गई पढ़ने की, भूख जागृत हो गई जी। और टाइम बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। तो फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया कि अच्छा रहेगा, पढ़ने लिखने में रहूंगी। तो इस तरह से मेरी यात्रा ये, अब तो मेरा जीवन का ध्येय ये बन गया है कि साहित्य ही पढ़ना है, साहित्य ही लिखते रहो, पढ़ते रहो जी।
तो तो आपने कई विधाओं में काम किया है, जी, उसका अपने हिसाब से कैसे उल्लेख करेंगे आप? असल में क्या हुआ, जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तो मैं दुख से इतना भर गई थी, जो सभी प्राणी हैं, सभी भरते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अटैच थी उनसे। तो मैंने सोचा फिर एक दिन कि मैं इतना दुखी हो रही हूँ, मैं ये जो दुख है ना, मैं इसको लिख लेती हूँ। सही फिर बात। मैं जो भी मन में आता था उल्टा सीधा उसको मैंने लिखना शुरू किया कि मम्मी ये, मम्मी वो, क्यों चली गई आप, ये वो। फिर जो थी धीरे धीरे फिर मेरी कविताओं में रुचि बन गई कि जी मैं थोड़ा थोड़ा लिखने लगी, पढ़ने लगी। पहले पहले तो मैंने सबसे पहले मैंने बचपन से तो देखो साहित्य सब पढ़ते ही हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हम। जी तो फिर मेरे संपर्क में सबसे पहले सुनीता जैन आई। एक चित्र की एग्जीबिशन लगी हुई थी, चित्रकला प्रदर्शनी लगी थी, तो वहां पर मुझे वो सुनीता जैन जी मिली। उन्होंने उन्हें जब ये पता लगा कि मैं चित्र प्रदर्शित देखने आई हूँ और मुझे हिंदी साहित्य में बहुत रुचि है, तो उन्होंने क्या किया, वो इतनी अच्छी मनुष्य थी कि उन्होंने अपनी जितनी भी किताबें थी ना, वो मुझे अपने ड्राइवर के हाथ मेरे घर पे भिजवा दी। वाह। पूरा मुझे एक खजाना मिल गया। फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। मैं एक किताब उनकी कविता की पढ़ती, फिर उनको फोन करती कि मुझे ये, फिर वो मुझसे पूछती क्या क्या आपको अच्छा लगा इसमें, क्या क्या अच्छा नहीं लगा। तो वो सब हमारा डिस्कशन चलता रहता फोन पे। तो फिर धीरे धीरे इस तरह मुझे भी फिर कविता लिखने का थोड़ा थोड़ा, कि जो मेरे मन में भाव आते वो मैं लिख लेती। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने उनको भी दी, बहुत सारी कविताएं उनको भेजी। फिर उन्होंने कहा ये ठीक है, ये नहीं है। वो मेरी एक तरह से मेंटर बन गई, मेंटर बन गए। बहुत उन्होंने मुझे हेल्प की। तो फिर इस तरह से कविताओं का मेरा प्रारंभ हुआ। और पहले तो सब कच्ची पक्की कविताएं थी जी। जी और फिर मुझे एक बार साहित्यकार हृदय जी मिले, जी बहुत बड़े कहानीकार, उपन्यासकार। जी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, उनसे मेरी चिट्ठी पत्री चलती थी जी हृदय जी से। जी उन्होंने मुझसे एक बात कही कि प्रारंभिक असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। निराश मत होइएगा। बस उन्होंने एक बात मुझसे कही। तो मैंने जब कविताएं कहीं भेजती तो 80-90% तो वापस आ जाती थी, जी छपती ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे छपनी है, 8 कविताएं भेजी तो एक कभी छपी, 10 कविताएं भेजी तो 2 छपी उसमें से। जी इस तरह से यात्राएं चलती रही, यात्रा मेरी चल रही है और कर रही हूँ। धीरे 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 धीरे, कहते ना चींटी की चाल, चींटी की चाल। खरगोश की, खरगोश और कछुए की चाल चल रही हूँ। खरगोश और कछुए की बात तो पॉपुलर है, वही ठीक रहेगा, लेकिन जीतता जी जी, खरगोश नहीं है। वही है मेरी कछुए वाली चाल है। और अच्छा कर रहे हो। तो पहली कछुआ रचना जो आपकी जीतता है। प्रकाशित हुई, पहली रचना जो आपकी प्रकाशित हुई, वो कविता थी या कुछ और? नहीं, वो कविता ही थी। और बयान नामक पत्रिका में मेरी एक छोटी सी कविता छपी थी। वेरी नाइस। तो उससे छपने से क्या हुआ, मेरे को बड़ा प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल ठीक बात। फिर और कविताएं भेजने लगी और लिखने लगी, इस तरह से सिलसिला चल गया। तो आपकी वो पहली कविता जो छपी थी, आपको याद है या आपके पास है उपलब्ध? है, कविता पत्रिका भी है, लेकिन इस समय याद नहीं है। उसका शीर्षक याद है मुझे कि गिरो तो कुछ ऐसे गिरो, ये अरे कविता याद है, इसका शीर्षक याद है। अच्छा तो होता अगर आप पत्रिका उठा करके उसे सुनाती हमारे दर्शकों को। हाँ, मुझे याद नहीं रहा, मैं ले आती, लेकिन इस समय तो नहीं आ सकती। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपकी कविता किताब कब प्रकाशित हुई? मेरी कविता की किताब 2013 में प्रकाशित हुई। रोज गूंथती हूँ पहाड़, बोधि प्रकाशन से। पहाड़, क्या थीम थी इसमें? ये रोज गूंथती हूँ पहाड़ से का थोड़ा सा स्पष्ट करें, ये कैसे, कौन सी ये थी?
ये स्त्रियों के इसमें संघर्ष है कि रोज स्त्रियां जो हैं, चाहे वो घर में काम करने वाली हों या ठीक है। बाहर भी करती हैं, लेकिन स्त्रियों का तो दोहरा वो है चरित्र कि वो घर में भी काम करना पड़ता है, उन्हें बाहर भी काम करना, तो संघर्ष ही संघर्ष है उनके जीवन में। तो ठीक बात है। तो ये जो इसका शीर्षक है कि मतलब रोज आटे की तरह गूंद देती हैं मुश्किलें जीवन की। मैं आपको ये कविता सुनाऊंगी, ये वाली शीर्षक वाली। अगर याद हो तो सुनाएं, हमें अच्छा लगेगा। जी जरूर सुनाती हूँ मैं। ये कविता का शीर्षक है रोज गूंथती हूँ पहाड़। रोज गूंथती हूँ मैं कितने ही पहाड़, रोज गूंथती हूँ मैं कितने ही पहाड़ आटे की तरह, बिलो देती हूँ जीवन की मुश्किलें दूध दही की तरह। बेल देती हूँ रोज ही आकाश सी गोल रोटी, बेल देती हूँ रोज ही आकाश सी गोल रोटी, प्यार की बारिश में मैं सब कुछ कर सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, प्यार की बारिश में मैं सब कुछ कर सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये छोटी सी कविता है। नहीं, इसमें बड़ा विशद थैंक यू जीवन का सार है, विशद सार। जी 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 जी। अति सुंदर। तो कविता में आपके 4 किताबें प्रकाशित हो चुके हैं। कविता की तो 2 ही किताब प्रकाशित हैं, उसके बाद एक किताब जो है गद्य की है, समीक्षाओं की किताब है। अच्छा। फिर एक जो है मेरा शोध ग्रंथ है पितृसत्ता की अवधारणा के ऊपर है। नमिता सिंह वाला। जी, भारत में पितृसत्ता का स्वरूप। देखा मैंने। और एक किताब मेरी उसके बाद आई है जैन धर्म के ऊपर लिखा है मैंने। जैन धर्म में जो 10 लक्षण धर्म चलते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं हर साल में एक बार, तो उसमें हमारे क्या क्या उनका मतलब है, तो उसको लेके मैंने ये किताब लिखी है। ये तो उल्टा दिख रहा होगा। नहीं जी जी। तो ये गद्य की किताब है, ये कह सकते हैं एक नैतिक मूल्य जो हमारे होते हैं उनके ऊपर। नैतिक या धार्मिक पुस्तक किताब। धर्म से संबंधित नहीं है ये। अच्छा। इसमें एक मनुष्य की जो मनुष्यता होती है, उसके जो गुण होते हैं मनुष्य में, उनमें नैतिकता के गुण होते हैं मनुष्य में सारे। तो जीवन मूल्यों पर आधारित होंगे। मूल्यों पर आधारित है, किसी धर्म की व्याख्या नहीं है इसमें। ठीक ठीक ठीक। और इस समय क्या लिख रहे हैं आप? इस समय एक तो प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये भगवान बाहुबली के जीवन चरित्र पर लिख रही हूँ मैं, जो हमारे जैन धर्म में हुए हैं भगवान बाहुबली। डिफरेंट तीर्थंकर जो हैं, तीर्थंकर के पुत्र थे ये बाहुबली। ये तीर्थंकर नहीं थे, चक्रवर्ती थे ये। अच्छा। तो उनके जीवन चरित्र पर लिख रही हूँ, और कविताओं का सिलसिला तो चलता ही रहता है। कविताएं तो इतनी भी हो गई हैं कि ये कविता संकलन और आ सकता है। तैयार करिए। और एक और मेरा आ रहा है शोध ग्रंथ नमिता सिंह के कहानी के कथा साहित्य पर। अच्छा, तो वो तो हमारे पास है, वही है ना? जी जी जी, वही है, वही तो नमिता सिंह का कथा। तो इस हफ्ते आ जाएगा तो। जी जी। बहुत सुंदर। आप कविता के विषय कैसे चुनती हैं? कविता के विषय नहीं चुनने पड़ते हैं। कवि के अंदर, मनुष्य के अंदर, सबके अंदर संवेदना तो होती ही है। ठीक है। अब वो कोई संवेदना को पकड़ पाता है, कोई नहीं पकड़ पाता है। तो कवि जो होते हैं वो संवेदना, कोई चीज देखी, कोई इंसिडेंट देख लिया, कोई वही तो, वो देख के जो भाव उमड़ते हैं, कविता उनसे लिखी जाती है जी। कविता कोई भी सोच के नहीं लिखी जाती कि ये कविता लिखूं। लेकिन तो एक व्यवहार के थ्रू धीरे धीरे ऐसा होता जाता है कि कविता में कुछ स्पेशल फोकस आता है, जैसे निजता पर आधारित जी 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 कविताएं, जिसमें अपनी फीलिंग्स को अपने लिए व्यक्त किया गया होता है, जो दूसरे की फीलिंग से मैच करें ना करें, यूनिवर्सल मैचिंग नहीं होती उनकी। जी जी जी। दूसरा होता है पब्लिक, यानी लोक हिताय। उसमें क्या होता है, विभिन्न घटनाओं या लोगों के प्रति लिखा जाता है।
जी जो जी जी तीसरी होती है जीवनी परख। जीवनी परख जैसे आप बाहुबली जी के लिए लिखे हैं या जी किसी व्यक्ति या किसी नेता या किसी जी अथॉरिटी के हिसाब से लिखे हैं या किसी और जी घटना जी के हिसाब से लिखे हैं। तो एक फोकस तो होता ही है कविता में। कई हाँ बार जी मल्टी फोकस भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे फोकस आने लगता है। जैसे मैं लिखते लिखते मेरा फोकस आ गया कि पौराणिक चरित्रों की हाँ विश्लेषणा प्रस्तुति हाँ में बिल्कुल करूं, जी जी क्योंकि वो मुझे लगा कहीं नहीं अवेलेबल था। तो ये फोकस हम्म बनते रहते हैं धीरे धीरे। जी जी। अब अभी देखिए मैं कविता की तरफ लिख के और कहाँ मैं अपने बाहुबली भगवान के ऊपर लिख रही हूँ, हाँ, तो तो ये ये फोकस चेंज हो गया ना, जीवनी परक हो गया। जीवनी परख हो गई ये। इस तरीके से होता है। कुछ कविताएं दार्शनिक पुट लिए हुए होती हैं, तो उनको दार्शनिक दर्शन आधारित कविताएं कह सकते हैं। तो यही 4-5 ब्रॉड फोकस होते हैं, जी इन्हीं के जी बीच में सब कुछ जुड़ता संभलता रहता। जी जी। 1 सेकंड का गैप दूंगा। तो सामाजिक सरोकारों और सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई कविताएं भी लिखी हैं आपने क्या, जी और किन विषयों पर? अ, कई बार कई कविताएं लिखी हैं मैंने, राजनीति पे भी लिखी हैं एक दो। जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो कई बार बहुत ज्यादा तानाशाह हो जाते हैं, और आजकल का जो माहौल है वो चल ही रहा है इस तरह का। जी, तो उस पे भी मैंने लिखी, कुछ मजदूरों के ऊपर भी लिखी मैंने कविताएं। वेरी गुड। तो इस तरह कई विषयों पर लिखी है मैंने कविताएं, बच्चों के ऊपर लिखी हैं। और एक मेरा कविता संग्रह भी आ रहा है बच्चों की कविताओं का। वाह, बाल साहित्य में जी, ये सही है। उसमें छोटी छोटी कविताएं हैं बच्चों की। बहुत सारी विभिन्न तरह की जो संवेदनाएं आती हैं मन में, तो बिन किसी मजदूर को देख के आ सकती है, किसी फूल को देख के आ सकती है। संवेदना तो किसी भी तरह की हो सकती है। तो एक मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी कविताएं किसी एक विषय पर हैं, स्त्रियों पर भी हैं, जी और आप प्रेम संबंधों पर भी हैं, बहुत सारी विषय हैं मेरी कविताओं के। जी। एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत मजदूर स्त्री बहुत के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजदूर स्त्री के लिए है कविता। इसका शीर्षक है अनार के फूल। जी। सड़क से गुजरते हुए अपलक देख रही हूं मैं एक निर्माणाधीन मकान के बाहर, मजदूर स्त्री के मुख पर झिलमिलाती हुई श्रम के पसीने की बूंदें। वाह। श्रम के पसीने की बूंदें, सतरंगी इंद्रधनुष के रंग फीके हो गए उस वक्त, फीके हो जाते हैं उस वक्त जब वे मिट्टी भरा तसला उठाती हैं और बीच बीच में करती हैं एक दूसरे से हंसी ठिठोली। तब सारे फूलों के रंग उतर आते हैं गालों पर उनके, और अनार के फूलों सी हंसी दबा लेती हैं होठों में अपने। अनार के फूलों सी हंसी वो दबा लेती हैं होठों में अपने। तब लगता है जैसे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें हैं, वे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें हैं। वाह वाह। जी ये तो बिल्कुल सिग्नेचर पोएम कही जा सकती है, जैसा निराला की एक सिग्नेचर पोएम थी इसी शब्द रूही की कली। वो तोड़ती पत्थर। जी, वो तोड़ती पत्थर। तो अच्छा भाव है, अच्छी भाषा है, अच्छा पोएम। मेरा शीर्षक है रामपुर की एक दोपहर।
एक जगह का हो गया ना इसमें, तो ये मैं कविता सुना सकती हूँ आपको। बिल्कुल सुनाइए। रामपुर की एक दोपहर। रामपुर की एक भादों भरी दोपहर में, जब पेड़ भी गर्मी से बिलबिला रहे थे, कुछ बच्चे दे रहे थे छांव जलती हुई धरती पर नंगे पांव। कुछ बच्चों को दे रहे थे छांव जलती हुई धरती पर नंगे पांव। एड़ी और अंगूठे के बल चलता हुआ आता है भाई। एड़ी और अंगूठे के बल चलता हुआ आता है, घर आता है भाई। चुन्नी संभालती बहन, चुन्नी संभालती बहन, पानी का एक गिलास थमा देती है उसके हाथ में। पानी का एक गिलास थमा देती है उसके हाथ में। वे दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे की आंखों में। वे दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे की आंखों में। बस सिर पर हाथ धर देता है भाई, बस सिर पर हाथ धर देता है भाई। बड़ा अच्छा फिल्म है और बड़ा संवेदनात्मक विषय है। जी जी। अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं। आपको और गति बढ़ानी चाहिए। मैं सही था कि आपकी गतिशीलता में कमी है। आप अधिक लिख सकती हैं, आप प्रतिभावान हैं और भाषा पर आपका कमांड है, तो इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। कि धन्यवाद। जितना लिखेंगी उतना ही जानी जाएंगी। जी जी। व्यंग पर आपने कोई चीज नहीं लिखी? व्यंग से आपकी रुचि नहीं बनी? हेलो? नहीं लिखी, व्यंग पढ़ी तो, लेकिन लिखी नहीं। लिखी नहीं। बहुत जी खूब। नहीं। आलोचना पर अब अगली किताब क्या लिख रही हैं आप? आलोचना पर तो अभी कोई मेरे दिमाग में, ये जो 2-3 प्रोजेक्ट हैं ये हो जाएं उसके बाद सोचूंगी। मैंने सोच तो रखा है एक सोच रखा है आलोचना में। पुरानी जो जो हमारी लेखिकाएं लिख के चली गई, वो उनके ऊपर एक लिखना है मुझे। जैसे महादेवी वर्मा हो गई और बहुत सारी जो हैं, सिमोन द बोआ के ऊपर भी लिखना है। एक इन सब का एक लिखूंगी। अभी इसके बाद प्रोजेक्ट बनाया था मैंने पहले, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा पॉज कर दिया है। जी। तो देखते हैं कब बनता है ये जी। कवि कुछ भी है किताब, ये जब तक कि एक कहते ना डिवाइन की एक वो नहीं जब तक सवार होती ना, तब तक कोई चीज पूरी नहीं होती। मुहूर्त नहीं बनता। जब बनना होगा तभी बनेगा। मैंने कुछ किताबें शुरू की लेकिन उनको मैं आगे नहीं बढ़ा पाया। जैसे उर्वशी, अच्छा। उर्वशी पर प्रबंध काव्य था, तो मैंने शुरू किया, मैं आगे नहीं बढ़ा पाया। मुझे टोटल 4 साल लगे उस किताब को कंप्लीट करने में। ओ। और वही एक किताब है मेरी, वासव दत्ता। सुबह अच्छा। चाय के साथ शुरू किया और शाम को डिनर के साथ खत्म। वाह, तो आपने बहुत लेखन कर रखा है, मुझे पता है। हाँ, आपने भी बहुत लेखन कर रखा है। 13 प्रबंध काव्य हैं मनीषा जी। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में। और अच्छा। और 42 काव्य संग्रह। ओहो, वाह। 20 से 25 किताबें संपादित हैं और 5 किताबें आलोचना पर हैं और 5 ही किताबें बच्चों के लिए बाल साहित्य पर। आप तो क्या हम लोगों को अवसर देके एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि आप तो खुद ही इतने बड़े राइटर हैं। आप इतने बड़े लेखक हैं, क्या कहूँ। इसके अलावा 36 किताबें मैंने लॉ में लिखी। ओहो, हाँ। क्योंकि मैं आपसे पहली मुलाकात मुझे याद है, पुस्तक मेले में। पुस्तक मेले में, और मैं आया था जी माया मरक जी के साथ। जी 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 जी। ये आपको दिखाता हूँ एक क्षण। ये जो किनारे वाली अलमारी देख रही ना, वाह। ये टोटल ऊपर से लेके नीचे तक मेरे द्वारा लिखी गई किताब है। ओहो, अच्छा अच्छा। अच्छा जी, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत आप वेरी गुड। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब तो मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उठाए हैं मनीषा जी कि उनकी आवश्यकता है हिंदी में,
हम्म। जैसे अभी हमारी 2 खंडों में किताब आई है, खलील जिब्रान की कहानियां। अच्छा। हम्म। अच्छा जी। और 4 खंडों में एक लेखक हैं सादत हसन मंटो। मन, कौन नहीं जानता उनको जी। मंटो की कहानियां एकत्रित करके मैंने 4 खंडों में, जिन तकरीबन 1000 पेज के आसपास ओह, अच्छा मटेरियल अच्छा। तैयार किया। टोटल कहानियां उनकी? उनकी ऑलमोस्ट टोटल कहानियां जो मुझे मिली, ओह। 4 खंड हैं, 1000-1100 पेज हैं। अच्छा, वाह। फिर मैंने भारत की लोक कथाएं विषय पर काम किया, तो अच्छा अच्छा। अभी तक 10 किताबें हो चुकी हैं और 25 किताबें होने की संभावना है, टारगेट। अच्छा जी। अच्छा। तो ऐसे ही विश्व की लोक कथाएं पर 5 किताबें हो चुकी हैं और तकरीबन 15 किताबें होंगी। तो मैं साहित्यिक सामग्री को एक जगह एकत्र करके एक ही स्तर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि हाँ, लोगों को इधर उधर भागने के बजाय सीधे एक जगह पर भागने सामग्री की मिले। जरूरत नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बहरहाल आगे जी चलते हैं, जी जी। आगे चलते हैं और आपसे ये जानते हैं कि भाषा के प्रति आपका क्या विचार है। कविता में जो भाषा का प्रयोग होता है, उसमें कुछ तो कठिन शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दों का प्रयोग के साथ लिखते हैं, और कुछ बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, मिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश जैसी चीजों का। तो आपको कौन सी भाषा रुचिकर होती है? ये भाषा तो वही होनी चाहिए जो हम बोलते हैं, वही होनी चाहिए, क्योंकि वो समझने में बहुत आसानी होती है। अगर हम तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें डिक्शनरी की ओर भागना पड़ेगा, फिर उसका अर्थ देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था कि जैसा तू देखता है वैसा तू लिख, या जैसा तू बोलता है वैसा तू लिख। तो जी जो हमारे बोली की भाषा है, बोलने की भाषा है, उसी में लिखना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा संभाल के। जी तो भाषा तो वही है कि जो हम बोलें, जो हम दूसरे बोलते हैं, जो उसको थोड़ा सा जो संप्रेषित करने में अच्छी लगे, जी अच्छी हो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो। शब्द एक, देखिए, एक शब्द के कई कई वो होते हैं, वो होते हैं ना, सेम शब्द होते हैं एक हाँ ही शब्द के लिए, हाँ जी, पर्यायवाची। पर्यायवाची। तो हम अच्छा अच्छा वाला शब्द उठा लें, पर्यायवाची। ठीक बात है। तो पर्यायवाची शब्द का हम अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी कविताओं में भी। और अब जैसे ये शीर्षक है, रोज गूंथती हूँ पहाड़, ये कितना बोलचाल की भाषा का बोलचाल की भाषा गूंथती शीर्षक है। है कि रोज गूंथती हूँ। मैं तो रोज आटा ही तो गूंथती हूँ, रोज ठीक, स्त्रियां क्या गूंथती हैं, रोज आटा गूंथती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जल्दी से उसमें आता है। और ये जो कविता संग्रह था, ये पूरा बिक चुका है, इसका पहला संस्करण कोई अब नहीं है कहीं पर भी। बोली प्रकाशन ने कहा खत्म हो चुका है, वो दूसरा प्रकाशन, दूसरा नहीं निकाल रहे हैं तो वो भेज संस्करण। दीजिए, हमको भेज दीजिए, हम द्वितीय संस्करण हम निकाल देंगे। हाँ, ठीक है जी। जी और अब एक चीज आजकल विचार में आने लगी है कि यथार्थवादिता जो कविता में है, वो अब चरम पर पहुंच चुकी है। और अब अब उस कविता में वर्णनात्मकता बढ़ गई है, संवेदना कम हो गई है। हम्म, तो ऐसी दशा में कुछ कोमल भाषा, कुछ कोमल संवेदनाएं आनी चाहिए, जैसे कि छायावाद के साथ जुड़ी हुई थी। भले वो छंद युक्त हो या छंद मुक्त हो। तो हाँ। आपका क्या विचार है कि क्या छायावाद की संवेदना की जरूरत है वर्तमान कविता में? क्यों? ताकि जीवन की जो विसंगतियां हैं या जीवन के जो कठिन समय हैं, उनको, उनकी वेदना को महसूस किया जा सके। ये बात ठीक है कि छायावादी कविता की भाषा आज जरूरत है उसकी थोड़ी सी, लेकिन एकदम जो कहते हैं ना, यथार्थ एकदम नंगा होता है। तो यथार्थवादी ठीक है, जो हम देख रहे हैं अपने समाज में, अपने आसपास, हम वो लिख रहे हैं। लेकिन
वो भी ठीक है, यथार्थवादी भी ठीक है, लेकिन कविता में थोड़ा सा क्या होता है, कवि जो होता है इशारा करता है, थोड़े वो देता है, उपमा देता है किसी चीज की, किसी से कंपैरिजन करता है, तो एकदम से यथार्थ ठीक है। वैसे भी अगर लिखी जाए छायावादी, बिल्कुल घोर छायावादी तो नहीं, जो नहीं नहीं, घोर नहीं। तत्सम संस्कृत के शब्द आ जाएं, वो तो फिर पाठक उसे पसंद नहीं करेंगे, हिंदी के पाठक। परिष्कृत, मेरा विचार है कि परिष्कृत रूप से परिष्कृत छायावाद की प्रवृत्तियों का समावेश यथार्थ के साथ करके जी जी कविता को और जीवन मूलक या व्यक्तिपरक बनाया जाए। भले उसमें थोड़ी निजता की वृद्धि हो जाए, लेकिन जी जी कम से कम यथार्थ, जैसा आपने बोला ना, एक यथार्थ नंगा होता है, तो उस नंगेपन को थोड़ा कम कर सकते हैं। वैसे थोड़ा कम कर सकते ऐसा सोचना है कि थोड़ी सी वेदना और करुणा तो आनी चाहिए, नहीं चाहिए, थोड़ी सी संवेदना तो होनी चाहिए। अदरवाइज कविता जो ना सिर्फ वर्णनात्मक होती जा रही है, हाँ, उसमें बिल्कुल गेयता का भी अभाव है, रस का भी अभाव है, संवेदना का भी अभाव है। तो ऐसा लगता है कि छायावाद की कुछ प्रवृत्तियां हमें ग्रहण करके मिश्रित तरीके से यथार्थ और छायावादी प्रवृत्तियों की एक मिश्रण करके हमें लाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी, कविता में संवेदना सबसे ज्यादा आवश्यक मूल्य है कविता का। संवेदना तो ही होनी चाहिए, यथार्थ के साथ संवेदना। अगर संवेदना नहीं होगी तो कविता वो बिल्कुल ऐसा लगेगा वर्णन कर दिया किसी चीज का, जी वही गद्यात्मक हो गई है। लेकिन गद्य भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, जो रोचक हो बहुत। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल युग में किस तरीके से साहित्य जो है अपना रूप ग्रहण करेगा, या क्या भविष्य बनेगा? देखिए जी, तकनीक को तो हम हमारे हाथ में रही ही नहीं है। तकनीक तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब तकनीक के माध्यम से हम देखिए एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, लेकिन जो पुस्तकों का जहां तक मामला है, अभी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो तो देखिए तकनीक से पढ़ेगी और वो ई बुक्स पढ़ेगी, वो बुक्स हाथ में लेगी ही नहीं। लेकिन किताबों का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक रोचकता होती है। मैं तो कहता हूँ किताबों में जादूगरी होती है। जादूगरी होती है किताबें तो, वो कहते हैं ना, किताबों की खुशबू ही अद्भुत होती है, मार लाती है। हाँ। और मैं तो देखिए कविता उसको पुस्तकों को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं तकनीक में वो नहीं, ई बुक में एक भी नहीं पढ़ती हूँ। मैं तो किताब खरीद लूंगी, वो पढ़ लूंगी। तो अच्छा लगता। लेकिन जहां तक बात है, किताबें कभी खत्म नहीं होंगी, किताबें छपती रहेंगी, लोग पढ़ते रहेंगे। पाठकों का हिंदी साहित्य में रुझान कम क्यों है, जबकि इंग्लिश में तो बहुत जबरदस्त रुझान है? ये संजीव जी क्या हुआ है, पिछले दौर में जो पीढ़ी आई है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही थी, इंग्लिश को सब कुछ समझ रही थी। अब क्या है, मेरा बेटा है, आज यंग है, वो हिंदी नहीं पढ़ पाता है, पढ़ लेता है रुक रुक के, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं। तो हिंदी वहां था 10 तक थी, 9 तक थी शायद, या 10 तक थी। हाँ, ज्यादातर 10 तक होते हैं। हाँ, तो क्या है, हिंदी अब आज तो बहुत आगे जा रही है हिंदी। देखिए अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट है, हिंदी में यहाँ से लोग जा रहे हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, तो हिंदी का अब तो बढ़ेगा। इसीलिए आपको सूचित करना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि इंडिया नेट बुक्स LLC नाम से अमेरिका में भी हमारी कंपनी है जो प्रकाशन का काम करती है वहां के लोगों का। अच्छा अच्छा, वाह। तो यदि आपके कोई जानकार हो और उनको जरूर आवश्यकता हो प्रकाशन की, तो अमेरिका में हमारी कंपनी को संपर्क कर सकते हैं या हमें संपर्क कर सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अब हिंदी रुकने वाली भाषा नहीं है, हिंदी तो बढ़ेगी। अब अभी देखिए छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में भी आजकल। तो हिंदी का अब, हिंदी रुकने वाली भाषा नहीं है ना, वो कम होने वाली भाषा है। मैं तो चाहता हूँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पहले पढ़े। हाँ, हिंदी, इंग्लिश और एक तीसरी चौथी लैंग्वेज
देखिए हमने अपने अपने कॉलेज में मेरे पास 3 लैंग्वेज थी, हिंदी, आपके पास इंग्लिश, संस्कृत, 3 लैंग्वेज थी। त्रिभाषा फार्मूला था ना। जी जी जी। तो अच्छा अब था। आजकल फिर से हिंदी पढ़ाने लगे हैं कि वो तो जरूर पढ़ी जाएगी भाई। सब कहते हैं, माता पिता कहते हैं आजकल तो हिंदी तो जरूर लेनी है, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा कि साहित्य के अलावा आप किन किन चीजों में रुचि रखती हैं, अभिरुचि, आपकी हॉबी? जी मैं एक्चुअली रेखा चित्र भी बनाती हूँ, स्केचेस भी बनाती हूँ। जो जब मेरी रुचि होती है, मैं ऐसे नहीं बना सकती, जब दिमाग में कुछ आएगा तब बना लूंगी उसे। मैंने कम से कम 200-300 चित्र बना रखे हैं। पहले मेरे चित्र जो थे जनसत्ता में लगातार 1 साल तक छपे। तो इनका एक एल्बम क्यों नहीं बनाती हैं आप? रखे हुए हैं सारे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं उनका। कौन सबसे कौन छापेगा उनको? तरीका ये है कि आप एक एल्बम बनवाइए, कॉफी टेबल बुक की तरह। हाँ, जो ये तो आइडिया अच्छा दिया है आपने। हमारे पास आइडियाज ही तो हैं। हाँ। उसकी कॉफी टेबल बहुत बुक बनेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। जी 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 जी। मैं रेखा चित्र बनाती हूँ, बस और तो मैं कुछ नहीं करती हूँ जी। घर घर देखती हूँ। घूमने फिरने का शौक नहीं? घूमने फिरने का मुझे इतना शौक नहीं है जी कि चले गए घूमने, नहीं मुझे नहीं है जी। मैं क्या करती हूँ, घूमने फिरने के बजाय कोई मुझसे कहे कि तू घूमने चलते हैं 8-10 दिन के लिए, तो मैं कहूंगी नहीं, मैं थोड़ा पढ़ लूं, थोड़ा कोई किताब शुरू कर ली तो उसे पढ़े पढ़े जाऊंगी, पूरी कर लूंगी जब तक खत्म नहीं करूंगी। जी। तो मुझे पढ़ने का और उसका सबका शौक है। तो आपके 10-15 सालों के अनुभव के आधार पर और सामाजिक परिवेश और साहित्य की स्थिति देखकर आपको क्या संदेश आप देना चाहेंगे उदीयमान कवियों को या साहित्यकारों को? बात यह है कि आजकल की जो जनरेशन है वो खुद ही बहुत स्मार्ट है, उन्हें मालूम है हमें क्या करना है। आज छोटे से बच्चे को, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है, बिल्कुल छोटा, 2 साल का। तो वो अपनी मर्जी करता है, बिल्कुल हम उसके ऊपर अपनी मर्जी नहीं लाद सकते। हाँ, वो कहता है मुझे अब बुक पढ़ो, अब मैं टॉयज खेलूंगा, अब ये करूंगा। तो आजकल की जो पीढ़ी हो रही है वो बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है हमें क्या करना है। और जी हम क्या किसी को दे सकते हैं सलाह, सब अपने अपने स्वतंत्र हैं। पर लेकिन एक बात है कि कोई भी चीज पाने के लिए ना हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के बिना, कठिन परिश्रम के बिना कोई चीज हासिल नहीं होती। एक कोई रुचि है उसमें लगातार लगे रहना ये जरूरी है, ठीक बात है। इसके बिना लिखने कुछ के नहीं पहले है। अध्ययन भी तो जरूरी है। जी जी। तो धन्यवाद, आपके साथ बहुत बेबाक धन्यवाद बातचीत आपका, हुई। देखने वालों का आपने धन्यवाद। आपने अपने सारे प्रश्नों का बड़ी बाकी से उत्तर दिया और सटीक उत्तर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अनुस्वार मंच की ओर से आभार। थैंक यू जी, मैं भी आप सबका बहुत आभार करती हूँ, देखने वालों का भी आभार कि वो देखें हमें। और इस कामना के साथ कि आपका जुड़ाव बना रहे और जी जी समय समय जरूर। पर आप आते रहें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका।